Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। So student, मैं डिम्पल राणा वापस से आपके लिए लेके आई हूँ मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे सेट नंबर 11। मैं अभी तक आपको 10 सेट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ईच सेट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेट है उसमें भी आपके साइंस के हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आरएमएस में, ऑल इंडिया सैनिक में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं साथ साथ आपको करा रही हूँ। उससे आपको पेपर के लेवल का आइडिया हो जाएगा। तो आई होप आपने सभी ने अभी तक 10 जो सेट है उनकी वीडियो को देख लिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम अब एग्जाम तक हर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन वीडियो के माध्यम से आपको कराते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। Resources which get replenished by natural process in a certain period of time। replenish होता है वापस से किसी चीज का फुलफिल हो जाना। तो यहाँ पर वो रिसोर्सेज जो नेचुरल प्रोसेस से रिप्लेनिश हो जाते हैं कुछ ही पीरियड ऑफ टाइम में, उन्हें क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे नीड है क्या अपने सर्वाइवल के लिए। तो उसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिन्यू हो जाते हैं वापस से। जैसे आप बात करें सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, टाइडल एनर्जी, तो ये क्या है? ये एवरीडे रिन्यू हो जाती है। और यहाँ पर रिप्लेनिश की ही बात कर रहे हैं, रिन्यू होने की ही बात कर रहे हैं। तो उन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है जो जल्दी से क्या ना हो, पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो? तो इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल भी। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी करेक्ट है। और जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल भी कहा जाता है जिसमें आपके कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये सब आते हैं। तो बोथ बी एंड सी आपके वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप समय के साथ जल्दी से रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, all these are the sources, all these are the resources that can renew with पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए इसका आंसर करेक्ट हो गया है ऑप्शन नंबर डी। आपको भी साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चलना है और चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है यूट्यूब पर कि आपने आज 20 में से कितने आंसर्स मेरे से पहले ही करेक्ट किए थे। ऑल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल वन नीड आर कॉल्ड। जो किसी की भी जरूरतों को पूरा करे वो क्या कहलाती हैं? सिविक्स, रिसोर्स, कन्वेंशनल या फ्यूल। तो वो सारी चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, जैसे कि कुछ भी हमारे आसपास होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, हमारे लिए वो एक सोर्स होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिसोर्स। तो वो हमारा क्या है? रिसोर्स। अब इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इनका हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत इनका योगदान होता है और इनसे हमारी जरूरतें पूरी होती है। ये सब चीजें कहलाती हैं रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग दैट बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड डैश। कोई भी चीज जो बर्न करने पर एनर्जी प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाती है? फॉसल, स्मोक, स्मोक या फ्यूल। तो बेसिकली जिस भी चीज को आप बर्न कर सकते हैं और बर्न करने पर वो किसी भी तरह की आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, चाहे वो हीट एनर्जी हो या किसी भी तरह का लाइट एनर्जी वो आपको प्रोवाइड कर रही है, तो जो चीजें बर्न होने पर आपको एनर्जी देती है वी कॉल देम फ्यूल्स। वो हमारे लिए क्या होते हैं? फ्यूल। चाहे अब उसमें आपका वुड हो, हाइड्रोजन गैस हो, या आपका काउडंग केक्स हो, पेट्रोल हो, कोल, डीजल, ये सब आपके क्या है? ऑल दीज आर द फ्यूल्स। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस दैट मेनली कंटेन कार्बन। तो बेसिकली ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन होता है। वो क्या है?
कोल, कोक, कोलतार, गैसोलीन। तो यहाँ पर ब्लैक भी है और हार्ड भी, और बेसिकली इसे हम क्या भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूरीड सनशाइन। ये बच्चों पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो हमारा कोयला होता है जिसे कोल कहा जाता है, ये ब्यूरीड सनशाइन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ का हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, उसमें ये धीरे धीरे वेजिटेशन जो है, हमारे प्लांट्स है, डेड प्लांट्स है, उनका जो रिमेन्स बच जाता है, क्या बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन। तो अंडर द अर्थ जब आपके डेड वेजिटेशन का कार्बनाइजेशन हो रहा होता है इन द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ, द फॉर्मेशन इज नोन एज कोल। और कोल आपका क्या है? एक फॉसल फ्यूल है। फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? द डेड रिमेन्स, बेसिकली जो आपको डेड रिमेन्स से मिला है। तो कोल जो है वो क्या है? इट इज अ डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। जो भी वेजिटेशन है उसका रिमेनिंग पार्ट है जो अंडर द प्रेशर ऑफ द अर्थ कन्वर्टेड इनटू द कोल, दैट इज आल्सो नोन एज ब्यूरिड सनशाइन। और ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज कार्बनाइजेशन। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कोल इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का। द लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, इनमें से हमारे व्हीकल्स के लिए सबसे कम प्रदूषक फ्यूल कौन सा है, ईंधन कौन सा है? ब्यूटेन, सीएनजी, मीथेन या बायोगैस। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पता है जो अब यूज की जाती है ऑटोमोबाइल्स में, पहले हम क्या यूज करते थे? हैवी मोटर्स के साथ डीजल यूज करते थे, इसी तरह से पेट्रोल यूज करते थे। लेकिन अब एक लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल आ गया है, या तो आप इसे इको फ्रेंडली फ्यूल भी कहते हैं। एंड आई होप ये सबको पता होगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या है जो अब ऑटोमोबाइल में यूज होता है? दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो व्हाट डज इट कॉल? इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जिसका इस्तेमाल होता है अब ऑटोमोबाइल्स में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। एवरी ईयर साउंड चैप्टर से लाउडनेस को लेके फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली साउंड क्या है? साउंड हमारी मैकेनिकल वेव्स है, जो एज अ मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? बेसिकली किसी भी तरह की वेव जो प्रोपगेट करती है एक मीडियम के थ्रू, वी कॉल देम मैकेनिकल वेव। जैसे कि आपके कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से मूव करने वाली आपकी longitudinal waves, they are known as sound waves। तो sound wave किसका एग्जाम्पल है? साउंड वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ अवर लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि मैकेनिकल वेव्स है, जिसे प्रोपोगेट करने के लिए, पास होने के लिए रिक्वायर अ मीडियम। आपकी साउंड आपने सुना है वैक्यूम में अब साउंड नहीं सुन पाते, दे रिक्वायर अ मीडियम, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब साउंड प्रोपोगेट होती है और आपको साउंड की अगर लाउडनेस को बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना होगा? एम्पलीट्यूड को, टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को, स्पीड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये ओसिलेशन हो रहा है, यहाँ पर जितना ये अपनी मीन पोजीशन से, ये लाइक ये पैरेलली मूव करती हैं अपने पाथ पर, तो जितना ये अपने मीन पोजीशन से क्या करेंगी, लाइक दिस इज द मीन पोजीशन, यहाँ से मूव करेंगी टू द आइदर साइड, देन मूव टू देयर मीन पोजीशन, देन आइदर साइड। तो ये जो यहाँ पर रेज अप हुआ है पाथ, ये है इसका एम्पलीट्यूड। तो जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा, लाइक ये इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन से टू पैरेलल टू द डायरेक्शन मूव कर रही है, तो ये क्या है? इनका एम्पलीट्यूड। तो हायर विल बी द एम्पलीट्यूड, लाउडर विल बी द साउंड। तो इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो ये होता है आपकी वेव का एम्पलीट्यूड। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड लार्ज होगा उतना ही ज्यादा आपकी साउंड की लाउडनेस बढ़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका एक रिलेशन भी है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, loudness is directly proportional टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा आपका क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, लाउडनेस उतनी बढ़ती चल जाएगी। तो टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो रिलेशन क्या है इसका? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, और जितना लाउडनेस आपको बढ़ानी है तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, जो मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल है और मूव करती है अपने पाथ के पैरेलल। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस तरीके से हमारे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लाइक आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ बाय यूजिंग अ वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कराई जाती है और ऑफलाइन हॉस्टल में भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के लिए आप अपना डेमो भी बुक कर सकते हैं। पहले जब आप लॉग इन करेंगे हमारी वेबसाइट पर, आपको रजिस्टर करना होगा विद योर नेम एंड मोबाइल नंबर, पासवर्ड जनरेट करके। तो आप देख सकते हैं सभी थंबनेल लगे हुए हैं, कौन कौन से कोर्स के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं, सभी का प्राइस लिखा हुआ है। और किसी भी तरह का आपको डाउट है कि किस तरीके से कोर्स को परचेज किया जा सकता है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7088271111। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे। हर चैप्टर का वीडियो है, वीडियो के बाद टॉपिक वाइज क्विज है, फिर मिक्स क्विजेज हैं, लाइव टेस्ट एग्जाम के दौरान आप दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, साथ ही आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। वरना सारा जो कोर्स है वो वीडियो कोर्स में ऑलरेडी प्रिपेयर है, जिसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर। चलिए आगे देखते हैं। एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क एट अ फ्रीक्वेंसी, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, या वो उसका जो इक्विपमेंट है अल्ट्रासाउंड की जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करने का, वो कितना होता है, हाइयर देन 20,000, लोअर देन 20, हाइयर देन 10, लोअर देन 10। तो बेसिकली जो हमारा ऑडिबल रेंज होता है लास्ट अप टू 20,000, उससे हायर होती है, और हम 20,000 हर्ट्ज के बाद ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं, इसीलिए हमें अल्ट्रासाउंड वेव्स नहीं सुनाई देती हैं। तो ये हायर होती है, और ये यहाँ से लेके कुछ गीगा हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज से लेके गीगा हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आंसर क्या है, अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है वो हायर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, और ह्यूमन बीइंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Dash is a mixture of various constituents such as lubricating oil, paraffin wax, etc. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल या कोलतार। तो कौन सा इसमें से ऑयल या डीजल या पेट्रोल है जो कि मिक्सचर है वेरियस थिंग्स का, जैसे लुब्रिकेट ऑयल, पैराफिन वैक्स, डीजल, पेट्रोल ऑइंटमेंट्स के लिए, और वेसलीन, ब्यूटेमिन। तो ये होता है हमारा क्रूड ऑयल, जिसे हम कच्चा तेल या पेट्रोलियम भी कहते हैं, जिसे फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उसको अलग अलग टेम्परेचर पर बर्न करके अलग सेपरेटली उसको किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, ऑयल रिफाइनरीज में। तो यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, आपको डिफरेंट लेयर मिलेगी, जैसे सबसे पहले नेचुरल गैसेस, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, इसी तरीके से फिर आपकी बाद में बात करेंगे, बाद में मिलता है आपको ब्यूटेमिन, वैकेलाइट। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो ये किसका मिक्सचर है, क्रूड ऑयल जो है इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सचर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Both sound and light waves can be propagated through vacuum, air, both A and B, none of these। तो बेसिकली दोनों ही हम बात कर रहे हैं। लाइट वेव, लाइट वेव आपको पता है वैक्यूम में भी मूव कर जाती है, क्योंकि वैक्यूम में अगर मीडियम नहीं है तो लाइट वेव मूव कर जाएगी, एयर में भी कर जाती है, लेकिन दोनों के लिए पूछा। और साउंड वेव आपको पता है, साउंड वेव को एक एटमोस्फेयर चाहिए मूव करने के लिए, जैसे मून हैज नो एटमोस्फेयर, तो वी आर अनेबल टू लिसन और हियर एनीथिंग देयर। तो बेसिकली एयर में क्या कर सकती हैं, दोनों, क्योंकि दोनों यहाँ पर साउंड को मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। जैसे सॉलिड में सबसे तेजी से क्या होती है, साउंड वेव सबसे तेजी से मूव करती है, और लाइट वेव जो है वैक्यूम में सबसे तेजी से करेगी, जहां पर कोई भी उसके पाथ को हिंडर ना करे। और ये आपकी ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं। तो चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, ये बच्चों मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि लाउडनेस का जो साउंड की जो लाउडनेस है उसका रिलेशन किससे है, तो इट्स रिलेशन विद द एम्पलीट्यूड, बट विद द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, द लार्जर विल बी द एम्पलीट्यूड, द हायर विल बी द साउंड। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
The to and fro, back और forth motion of an object about it mean position, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका to and fro and back and forth motion about its mean position, like this is the mean position। अगर आप ऐसे करें कि ये बेबे बॉब है और ये इसका mean position है, तो इससे अपनी मूव इस तरीके से लाइक अपनी मीन पोजीशन पर आना और फिर जाना, व्हाट वी कॉल्ड इट पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन। तो जब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मोशन होता है, मूवमेंट होता है वेव्स का अपनी इस पोजीशन से आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, तो ये क्या कहलाता है उसका वाइब्रेशन। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन से ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो वाइब्रेशन कहलाता है द टू एंड बैक फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट मीन पोजीशन दैट प्रोड्यूस साउंड। तो वो क्या होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती है और अपनी मीन, क्योंकि इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपनी मीन पोजीशन से जब ये वेव्स आगे पीछे मूव करती हुए चलती है और प्रोड्यूस करती साउंड, एट दैट टाइम वी कॉल दीज वेव्स एट वाइब्रेशन। और आपकी जो साउंड जनरेट होती है वो जनरेट होती है वाइब्रेशन से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से सुना हो जहां मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन का वो कितना है, 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ह्यूमन कैन हियर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो हम 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन बी। Before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tried to adjust the tension and plug the strings suitably. By doing so, तो यहाँ पर जो एक ऑर्केस्ट्रा होने वाला उसमें जो सितार के वो सितारिस्ट है, सितार के जो जितने भी क्या कर रहा है स्ट्रिंग्स है उसको एडजस्ट कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, या सितार के जो वायर स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी है वो अदर के साथ मैच करे? यस। तो जब वो सितार प्ले करेंगे और जो उसके स्ट्रिंग्स है तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन जनरेट होगा जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे साउंड उतना ही ज्यादा श्रिल हो जाएगी। तो उनको मिक्स करना है उसकी साउंड को अदर अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी, जिससे कि फ्रीक्वेंसी जो है स्ट्रिंग्स की वजह से जो ऑसिलेशंस वो मैच कर सके अदर स्टूडेंट अदर इसके साथ स्ट्रिंग्स के साथ। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल मेथड से, आप फुल टाइम वहीं पर रहकर अपनी जो प्रिपरेशन है वो यूपी सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक, आरएमएस, विद्या ज्ञान, जेएनवी को ही देना चाहते हैं फुल ईयर, तो हॉस्टल बैच भी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए फ्रॉम 1 मार्च। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑन कॉल भी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो आप हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बागपत में 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली है। यूपी में पड़ता है आपका ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। लेकिन यहाँ पर सीट 100 है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से आके अपनी सीट को बुक कर लेना है। एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना है, जिससे लगे कि हाँ कर सकते हैं आगे चल के क्रैक, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। और फीस स्ट्रक्चर के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7088827111 पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। किस तरीके से यहाँ पर 8 to 5 PM डेली क्लासेस होती है, जितना पढ़ाया जाता है उसके मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं। और एवरी संडे यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर महा मॉक कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे सिलेक्शन 100% आपका हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इंटरव्यू डन हो जाएगा फरवरी तक सभी एग्जाम्स का, और उसके बाद 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो देर नहीं करनी, अगर आप अपना नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से एक बार हॉस्टल को विजिट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wing at an average rate of 500 वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन यहाँ किसकी बात करें, ये हो गई है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो जो विंग्स का फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 500 हर्ट्ज। और वो कितना कर रहा है, पर सेकंड में वो कर रहा है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो बेसिकली जो टाइम पीरियड का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इन अ क्रॉस पॉइंट, तो 1/f। तो यहाँ पर जो रिलेशन है टाइम पीरियड का वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/the फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है पर सेकंड में 500। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? कैलकुलेशन आप सभी बच्चे जानते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पर 500 2 1000, तो यहाँ पर
तो ये आपका क्या आ गया है 0.00 पर सेकंड। ये इसका क्या हो गया टाइम पीरियड हो गया। ये टाइम पीरियड किस में होता है सेकंड्स में होता है। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है, टाइम पीरियड दिया है, तो आप इसी रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहते हैं एक बॉडी से सेकंड बॉडी में, तो फॉर दिस पर्पस द बॉडी मस्ट बी जॉइंड बाय कॉटन थ्रेड, प्लास्टिक स्ट्रिंग, कॉपर वायर, रबर बैंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, और इंसुलेटर्स हम उन्हें बोलते हैं। तो बेसिकली नॉन मेटल्स आपके इंसुलेटर्स होते हैं एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जो अपने अंदर से करंट को पास कर सकते हैं। तो इसमें से आपका मेटल क्या है कॉपर। तो अगर आप कॉपर यूज कर रहे हैं तो आप करंट को इजीली पास कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द रबिंग सरफेस ऑफ द मैच स्टिक कंटेन। बात कहाँ की हो रही है मैच स्टिक के रबिंग सरफेस की। लाइक दिस इज योर मैच स्टिक, और यहाँ पर जो ये रबिंग सरफेस होता है इस पर क्या लगा होता है जिसकी वजह से जो आपकी मैच स्टिक होती है वो बर्न कर जाती है ड्यू टू द हीट जनरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बेसिकली इस पर लगा होता है ग्लू से आपका पाउडर्ड ग्लास। तो यहाँ पर हम लगाते हैं पाउडर्ड ग्लास और साथ में रेड फोस्फोरस। पहले व्हाइट फोस्फोरस यूज किया जाता था लेकिन ये काफी डिजास्ट्रस होता था, तो अब यहाँ पर हम ग्लास को पाउडर्ड करके लगाते हैं और साथ ही रेड फोस्फोरस को। और जो हमारी मैच स्टिक होती है वो क्या है बेसिकली, वो एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर होती है। जब यहाँ पर आप उसको रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, रेड फोस्फोरस एकदम से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है और मैच स्टिक बर्न कर जाती है। तो क्या लगाया जाता है रबिंग सरफेस पर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेहा टुक अ बर्निंग कैंडल और कवर्ड विद एन एम्प्टी ग्लास बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन। बच्चों देखो 6th लेवल का क्वेश्चन है लेकिन लेंथी बना दिया है, तो देखते हैं कौन कौन इसको बिल्कुल करेक्ट कर पाता है। और शी ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्न। उसकी कैंडल जो है पहले कुछ समय के लिए जली और फिर बिल्कुल बंद हो गई। तो इसका क्या रीजन है। और उसने जो उसके ऊपर एक एम्प्टी ग्लास भी रख दिया था। कैंडल बर्न फॉर सम टाइम एज लॉन्ग एज द एयर प्रेजेंट इन इट। इग्निशन टेम्परेचर जो है कैंडल का लो हो गया है ड्यू टू ग्लास। कैंडल कीप बर्निंग एज लॉन्ग एज, जब तक पूरी तरह से वैक्स मेल्ट नहीं हुआ है, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। जब कैंडल को बर्न किया तो ऑक्सीजन बनी। बेसिकली जब भी किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो बेसिकली जब यहाँ पर हमने कैंडल को बर्न किया और उसके ऊपर जब तक यहाँ कुछ नहीं था तो एयर बिल्कुल उसको आराम से मिल रही थी, और एयर इज द नेसेसरी कंपोनेंट फॉर कंबशन। तो यहाँ पर जब उसके ऊपर एक एम्प्टी ग्लास को रख दिया गया तो जितना एयर था वो यूज अप हो गया और सभी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या करती है फाइनली एयर जो फायर होती है उसको पुट ऑफ कर देती है। तो जब तक एयर मिलती रही तब तक तो कैंडल बन रही, उसके बाद वो गोज ऑफ हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। विच कॉन्स्टिलेशन अपीयर लाइक अ बिग लेडल। बेसिकली आपका एक कॉन्स्टिलेशन होता है लाइक दिस, जो कि एक बिग लेडल की तरह और क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आता है। लाइक ये यहाँ पर इस तरीके से। इसे क्या कहा जाता है लियो, कैसोपिया, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। तो बेसिकली जो यहाँ पर आपका ये बिग लेडल जिसको आप बोलते हैं लाइक दिस, तो जैसे कि एक बड़ा सा चम्मच हो, तो ये क्या है आपका अर्सा मेजर, जिसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है। बहुत सारे नेम होते हैं इसके। इसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है, बिग लेडल भी कहा जाता है, सप्त ऋषि भी कहा जाता है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार। तो अर्सा मेजर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में किसी भी सब्स का क्या मास है। तो एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है और वाटर की डेंसिटी हमें दी गई है। इस प्लैनेट का क्या नाम है। और मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, यूरेनस। तो बेसिकली जो आपका सैटर्न है विद द रिंग, इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है। इतना लाइट है, इतना लाइट है कि अगर आप इसे वाटर पे डालोगे तो ये उस पर फ्लोट कर जाएगा। तो सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो डेंसिटी सबसे कम है सैटर्न की। ओरियन इज कॉल्ड द डैश ऑफ विच देयर आर 3 मिडिल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट। यहाँ पर एक ओरियन एक क्या है कॉन्स्टिलेशन है लाइक दिस, और इसमें 3 स्टार्स है सेंटर में जो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बेल्ट। और ये कौन सा है हंटर, ग्रेट बियर, लियो या डिस्टॉर्टेड डब्लू। तो इसे क्या भी कहा जाता है हंटर भी कहा जाता है और ओरियन भी कहा जाता है, जो लाइक अ हंटर लगता है जिसके 3 स्टार जो उसकी बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ओरियन या हंटर इज द करेक्ट आंसर। तो ओरियन को क्या कहा जाता है हंटर कहा जाता है।
सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 20 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आज का स्कोर बताएं और बताएं कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है इस वीडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सेट में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।